हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 34, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन। आज की जो हमारी क्लास है वो न्यूट्रिशन साइंस की लास्ट क्लास है। कल से हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। तो जो कल की हमारी सीरीज होगी उसमें हम शामिल करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या वही आपकी 40 है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे आप उनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उनके जवाब जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार होता है। मतलब कि जब किसी व्यक्ति को हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है तो इस एनीमिया में जो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि जो आपका रेड ब्लड का सेल्स है, उसका आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, बड़ा होता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, ये किसकी कमी से होने वाला एनीमिया है? आपको पता है कि आपने कई प्रकार की एनीमिया की चर्चा की है, चाहे वो विटामिन बी की कमी से हो रहा हो, आयरन की कमी से हो रहा हो। ये आपने कई प्रकार के एनीमिया देखे हैं। तो आपको बताना है कि ये जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, ये किसकी कमी से हो रहा है? तो ये हो रहा है आयरन की कमी से। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो आपको ये एनीमिया यानी कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। अगर आपको याद हो तो इसके साथ ही साथ हमने एक एनीमिया की चर्चा और की थी। अगर आपको नाम याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। तो यहाँ हम पूछ रहे थे कि जब आप किसी व्यक्ति को हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है तो इस एनीमिया में आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ये एनीमिया होता है तो इसमें जो आरबीसी का आकार होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक, कैसा हो जाता है? तो वो आरबीसी का जो आकार है वो छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हीमोलाइसिस है। आपको बताना है कि जो ये हीमोलाइसिस है ये क्या है? क्या आरबीसी का बनना है, क्या आरबीसी का टूटना है, या फिर दोनों, टूटना और बनना दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो हीमोलाइसिस है, हीमोलाइसिस आप किसे कहते हैं? हीमोलाइसिस आरबीसी के टूटने की प्रक्रिया होती है। यानी कि आरबीसी के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं हीमोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आयोडीन का संग्रह होता है। ये जो आयोडीन होता है इसका संग्रह कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि में होता है, यकृत में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर हम तो देखेंगे ही देखेंगे कि आयोडीन का संग्रह कहाँ पर होता है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, ये तीनों कौन-कौन सी ग्रंथियां हैं? मतलब इनमें से कौन सी आपकी अंतः ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और कौन सी आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि है? ये सारी चीजें आपने देखी थी और अभी हाल फिलहाल में देखी थी। ठीक, तो आप बताइए कि ये जो ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ कैसी हैं? इनमें से कौन-सी ग्रंथि आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि है और कौन-सी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है? लेकिन हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं? आयोडीन का संग्रह। तो आपको पता है कि ये जो आयोडीन का संग्रह करता है, वो करता है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में ही आयोडीन का संग्रह होता है।
और आपको पता है कि अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हुई तो इससे आपको कौन-कौन से रोग देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है बच्चों में क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। एक और देखने को मिलता है जिसे हम घेंघा कहते हैं। तीसरा देखने को मिलता है जिसे हम मिक्सिडिमा कहते हैं। तो आयोडीन की कमी से हमें ये तीनों रोग देखने को मिलते हैं। अब इसकी पूर्ति कहाँ से होती है? तो जो भी आपके समुद्री भोजन होते हैं, उनसे आपको इनकी प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किडनी द्वारा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन के अधिक स्राव से होता है। ये जो किडनी है, किडनी के द्वारा एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन आपका स्रावित होता है। अब ये एड्रिनल जो आपका ग्लैंड होता है, ये कैसा ग्रंथि है आपका? अंतःस्रावी है या फिर बाह्यस्रावी है? तो ये जो आपकी किडनी है, किडनी आपने देखा होगा जो सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। यहीं ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है? एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलता है। तो किडनी के द्वारा जो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन स्रावित होता है, अगर ये अधिक स्रावित होता है तो क्या होगा? क्या इससे कुशिंग सिंड्रोम होगा? क्या इससे एडिशन रोग होगा? या फिर दोनों हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं ये जो हमारी एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन है, ये अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो रही है तो कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तो इससे आपको कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन के कम स्राव से होता है। अभी आपने क्या देखा? अभी देखा कि अगर किसी व्यक्ति में ये जो आपकी किडनी है, वो ये हार्मोन एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन जो है, ये अधिक मात्रा में स्रावित कर रही है तो क्या होगा? तो आपने देखा कुशिंग सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कम स्रावित हो रहा है, देखिए, आपको पता है कि अगर कोई हार्मोन आवश्यकता से अधिक स्रावित होता है, तो भी वो हमारे लिए नुकसानदेह है और अगर हमारी ज़रूरत से कम स्रावित हो रहा है, तो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अगर ये हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है, तब तो कुशिंग सिंड्रोम होता है। लेकिन अगर ये कम मात्रा में स्रावित होता है, तो इससे एडिशन रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इससे एडिशन रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है? क्या पीयूष ग्रंथि करती है? क्या एड्रिनल ग्रंथि करती है? क्या थायराइड ग्रंथि करती है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने देखा इससे रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन किया। उसी में हमने देखा था ये जो एड्रिनल ग्रंथि है हमारी, एड्रिनल ग्रंथि ही एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का स्रावण कर रही है। ठीक? ये तो आपने देखा एड्रिनल कॉर्टिकॉइड हार्मोन का। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बताइएगा, ये जो पीयूष ग्रंथि है आपकी, जिसे आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित होता है? क्या ये आपके मस्तिष्क में होता है, गले में होता है, यकृत में होता है, पेट में होता है, किडनी में होता है, कहाँ होता है? आपको सिर्फ और सिर्फ पीयूष ग्रंथि की स्थिति बता देनी है कि ये कहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्रिनल ग्रंथि है, ये जो एड्रिनल ग्रंथि है आपका क्या है? क्या ये अंतःस्रावी है? क्या ये बहिर्स्रावी है? क्या ये मिश्रित ग्रंथि है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने जब फिजियोलॉजी की क्लास ली थी, तो शायद से हमारी लास्ट दूसरी या तीसरी क्लास जो थी, उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये जो हमारे ग्लैंड्स थे, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारी थी, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो जो हमारी स्रावी ग्रंथियाँ थीं, उसमें हमारा सम्मिलित था क्या? एड्रिनल ग्रंथि। यानी कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आता है।
इसी को ही आपने लड़ो या भागो कहा था। लड़ो या भागो ग्रंथ इसी को कहते हैं। 3F इसी को कहते हैं। ठीक, तो इसके 2-3 नाम है, थोड़ा-सा आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको बताना है कि सोडियम प्रतिबंधित आहार है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसके होने पर हम सोडियम को बैन कर देते हैं। क्या वो हृदय संबंधी रोग है? क्या वो यकृत संबंधी रोग है? क्या वो किडनी संबंधी रोग है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है कि अगर जैसे हमारा हृदय रोग हुआ, किडनी रोग हुआ या यकृत से संबंधित कोई रोग हुआ, तो हम उसमें सोडियम को प्रतिबंधित कर देते हैं। हालाँकि आपको पता है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, यानी कि जो 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, उनको वैसे भी सोडियम कम कर देना चाहिए, नमक का उनको कम प्रयोग करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के हृदय में कोई समस्या है, किडनी से संबंधित कोई रोग है या फिर यकृत यानी कि लीवर से संबंधित कोई रोग है, तो उसको अपने आहार में सोडियम को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सोडियम की मात्रा कम होने पर, यदि आपके शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? क्या मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए? क्या पोटेशियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए या फिर पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देनी चाहिए? तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आपके शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पोटेशियम की मात्रा को इंक्रीज़ कर देना है, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देना है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो अगर सोडियम की मात्रा कम है, तो पोटेशियम को बढ़ा दीजिए। अगर पोटेशियम की मात्रा अधिक है, तो सोडियम की मात्रा को घटा दीजिए। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पीपीएम का पूरा नाम है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो पीपीएम है किससे संबंधित है? फ्लोरीन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किससे? ये आपके संबंधित है मिनरल्स से, यानी कि खनिज लवण से संबंधित है। लेकिन आप एक बार बताइए कि किससे संबंधित है? उस खनिज लवण का नाम बताइए जिससे ये पीपीएम संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मीटर होता है, परसेंट पर मीटर होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं पीपीएम की, तो उसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पीपीएम से मुझे एक नाम याद आया, आप मुझे ये बताइए कि टीएमयू, टीएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपने पढ़ा था जब आपने होम मैनेजमेंट में सरलीकरण की तकनीक पढ़ी थी, तब वहाँ पर आपने ये स्टॉप वॉच में सुना था टीएमयू का नाम। बस वही आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बता देना है कि टीएमयू का फुल फॉर्म क्या है। ये जो फुल फॉर्म आप देख रहे हैं ये आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि ये जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसका स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? क्या एड्रिनल ग्रंथि करती है, पीयूष ग्रंथि करती है, यकृत करती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने जब पढ़ा था पीयूष ग्रंथि, आपने क्या पढ़ा था? अंतःस्रावी ग्रंथियों में पीयूष ग्रंथि पढ़ा था, तब आपने कई हार्मोन के नाम सुने थे। अगर आपको इसके अलावा जो आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी हार्मोन का नाम याद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। और अगर नहीं याद आ रहा है, तो अभी आप अपने नोटबुक में डालिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, और क्लास देखने के बाद में जब ये क्लास समाप्त हो जाए, तो जाइएगा एक बार आप अंतःस्रावी ग्रंथियों वाली क्लास लीजिएगा।
पहली क्लास जो उसका पार्ट 1 हुआ था वहीं पर हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन-कौन से हैं, ठीक? तो ये जो आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है? तो ये निकल रहा है पीयूष ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्याज व लहसुन में गंध का कारण है। जो प्याज और लहसुन होता है उसमें से एक अजीब-सी गंध आती है। उस गंध का कारण क्या है? क्या लौह तत्व की उपस्थिति है, सल्फर की उपस्थिति है, कैल्शियम की उपस्थिति है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, प्याज और लहसुन में गंध का कारण कोई और नहीं बल्कि ये आपका सल्फर ही होता है। क्या होता है? सल्फर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको बताना है कि प्रोटीन में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है? 1%, 5%, 10% या फिर 20%? तो हमें पता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन में तो सल्फर पाया जाता है, लेकिन कितना? तो वो पाया जाता है 1%, ठीक? कितना पाया जाता है? 1% सल्फर पाया जाता है किसमें? प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है सल्फर की कमी होने पर, अगर किसी व्यक्ति में सल्फर की कमी हो गई है तो क्या होगा? क्या करना चाहिए? प्रोटीन बढ़ा देना चाहिए, कैल्शियम बढ़ा देना चाहिए, आयरन को बढ़ा देना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके शरीर में किसी तत्व की कमी हो रही है, तो अगर अगला तत्व आपसे पूछा जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपसे बढ़ाने की मात्रा की ही बात कर रहा होगा। तो यदि आपके शरीर में सल्फर की कमी हो रही है, तो ऐसे में आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे? प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे। वैसे आपको पता है कि जो आपके ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं, जो आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, इनकी कमी आम तौर पर आपके शरीर में देखने को नहीं मिलती है। जैसे ये आपके आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब की कमी आपके शरीर में आम तौर पर नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको देखने को मिलती है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर सल्फर की कमी आपके शरीर में हो गई है तो आप प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज़ कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत में पोषण के पिता कहलाते हैं कौन? लेवाइज़र हैं, कोलुथुर गोपालन हैं या फिर दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? वैसे अगर हम बात करेंगे पोषण के पिता या पोषण के जनक कौन हैं, तो बड़ी जल्दी नाम याद आएगा, लेवाइज़र। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपको भारत में पोषण के पिता को बताना है, तो वो हैं आपके कोलुथुर गोपालन। अगर कभी भारत विश्व ऐसा कुछ ना दिया हो, सिर्फ आपसे पूछे कि पोषण के पिता कौन है या पोषण के जनक कौन है, तो वो हैं आपके लेवाइज़र। लेकिन यहाँ पर आपसे स्पेशली भारत का पूछा गया है, वो आपके हैं कोलुथुर गोपालन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब आगे के जो आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उनको ज़रा आप ध्यान से पढ़िएगा और हो सके तो उन्हें नोट डाउन भी कर लीजिएगा। पूछ रहा है आपसे, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। आपको पता है कि अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है, तो वो आपके यकृत में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है और जब आपको ग्लूकोज यानी कि जब आपके शरीर में कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, तो पुनः यही जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हुआ? जो आपका जितनी खपत थी उतना खपत हुआ और बाकी जो बचा वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो गया। और जब आप व्रत रहते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं, कभी-कभार खाना-वाना नहीं खाते हैं, तो ऐसे में आपके शरीर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
तो यही जो आपका ग्लाइकोजन है ये वापस से ग्लूकोज में टूटता है और आपको एनर्जी देने का कार्य करता है। यहाँ पर आपको बताना है, पूछा जा रहा है कि ये जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या ये हाइपरग्लाइसीमिया कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है या फिर ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं? आप यहाँ बात कर रहे हैं ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होना है, तो वो प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। लेकिन यहीं पर आप अगला क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है तो वो प्रक्रिया आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाएगी। ठीक, यानी कि ग्लूकोज का सबसे पहले जब ग्लूकोज आपका किस में जा रहा है? ग्लाइकोजन में, तो ये प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोजेनेसिस कहला रही है। लेकिन जब ये वापस से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है तब ये प्रक्रिया आपकी ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाती है। ठीक, बस अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस आपका छोटा है लेकिन ग्लाइकोजेनेलाइसिस आपका बड़ा है। तो जब छोटा बड़े में जाएगा तो छोटा रहेगा, और जब बड़े से छोटे में जाएगा तो ये बड़ा वाला रहेगा। ठीक, इतना थोड़ा सा आप इधर उधर करके याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, फैटी एसिड और एमिनो अम्ल का ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि जो फैटी एसिड हैं और जो एमिनो एसिड हैं, ये दोनों ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो भी आप लेते हैं, ये कार्बोज का कोई भी फॉर्म लीजिए, फैट लीजिए, ये सब क्या किसमें, ये सब आपको एनर्जी देने का कार्य करते हैं। तो जब आप फैटी एसिड और एमिनो एसिड को लेते हैं तो ये ग्लूकोज में पहले परिवर्तित होते हैं। ग्लूकोज में परिवर्तित होकर आपको एनर्जी देने का कार्य करते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये फैटी एसिड है और जो एमिनो एसिड है, ये दोनों ये दोनों जब ग्लूकोज में बदलते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या वो जेनेसिस कहलाती है? क्या वो ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाती है? या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है? तो इससे पहले वाला ही क्वेश्चन आपने क्या देखा था कि जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजेनेलाइसिस जो है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज है। बचा क्या? बचा आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस बचा, जो कि फैटी एसिड और एमिनो एसिड को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है जो वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो रहा है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहला रही है? क्या ये ग्लाइकोलिसिस कहलाती है? क्या ये ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है? क्या ये हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया का संबंध इससे है नहीं। हाइपर या हाइपो क्या कर रहा है? किसी भी चीज के बढ़ी और घटी हुई मात्रा को दर्शाता है। बचा आपका ग्लाइकोजेनेसिस, तो ये आपने इससे पहले ही देखा था। लेकिन ये जो आपको ग्लाइकोलिसिस देख रहे हैं ये आपने नहीं देखा था। यही यही ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलने की क्रिया करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जो कि आपका सल्फर युक्त है? क्या सिस्टीन है? क्या सिस्टेन है? क्या मिथ्योनिन है? या फिर आपके उपरोक्त सभी हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे तीनों एमिनो अम्ल हैं, जो कि हमारे सिस्टीन, सिस्टेन, मिथ्योनिन, ये तीनों ही आपके सल्फर युक्त अमीनो एसिड होते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको बताना है 3DS में सम्मिलित नहीं है। 3DS में कौन सम्मिलित नहीं है वो तो हम कर लेंगे, लेकिन आप एक बार बताइए ये 3DS किस विटामिन यानी कि विटामिन बी की किस फैमिली से
संबंधित है। विटामिन B1 से, B2 से, B3 से, B5 से, B6 से, B9 से, B7 से किससे संबंधित है? तो ये जो 3DS है, इसमें डर्मेटाइटिस आता है, डायरिया आता है, डिमेंशिया आता है, लेकिन ये जो डिस्लेक्सिया है, ये आपके 3DS में ना आकर ये एक पठन विकार होता है। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारे आपके अधिगम विकार होते हैं। डिस्लेक्सिया में व्यक्ति पढ़ नहीं पाता है, बच्चा जो होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये आपके 3DS में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। विटामिन B6 का संग्रह हमारे शरीर में होता है। वैसे आपको पता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी का संग्रह नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक तो होता ही है। कितने? क्या 1 हफ्ते तक होता है, यानी कि 1 सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक या फिर 10 सप्ताह तक। तो ये जो विटामिन B6 है, इसका संग्रह हमारे शरीर में करीबन 8 सप्ताह तक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहा है आपसे कि विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक एंजाइम है। आपको पता है जो विटामिन B12 है, इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामिन है। इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। कितना प्रतिशत? तो 4% से 5% आपका कोबाल्ट पाया जाता है। और ये पाचन में काफ़ी समय लेता है। जो हमारा विटामिन B12 होता है, ये पाचन में काफ़ी समय लेता है। इसका पाचन आसानी से नहीं होता है। इसके पाचन के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम क्या है? क्या वो लाइपेज है? क्या वो पेप्सिन है? क्या वो आई फैक्टर है? या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए जो आवश्यक एंजाइम है, वो है आपका आई फैक्टर। ये आई फैक्टर जो होता है, ये विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है, या इसी की वजह से ही अवशोषण होता है। एक बार आप बताइएगा, ये जो लाइपेज और पेप्सिन है, ये किसके पाचन में सहायता करते हैं? ठीक, आपको याद हो तो हमने विटामिन B12 की कमी से एक एनीमिया देखा था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके अन्य नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया है, उसे हम पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। अब इसी पर्नीशियस एनीमिया को हम बेरमर्स एनीमिया, खतरनाक एनीमिया, घातक एनीमिया और आपका और 2-3 नाम है इसके, इसी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये बहुत ही घातक होता है, हानिकारक एनीमिया होता है। इसी विटामिन B12 से होने वाले जो एनीमिया है, यानी कि जो पर्नीशियस एनीमिया है, इसी के ये सारे नाम होते हैं। यहाँ से आपको क्या बताना है? लाइपेज और पेप्सिन किसके पाचन में मदद करते हैं? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एस्कॉर्बिक एसिड का सक्रिय रूप है। सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है, किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का ये क्या रासायनिक नाम है। ये 2 प्रकार का देखा था हमने, एक था आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा था आपका डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एक सक्रिय रूप है। तो जो हमारे विटामिन सी का, यानी कि जो हमारे एस्कॉर्बिक एसिड का सक्रिय रूप है, वो है आपका एल एस्कॉर्बिक एसिड। जो ये एल एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यही आपके एस्कॉर्बिक एसिड का सक्रिय रूप होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। नाविक रोग होता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से नाविक रोग होता है? क्या विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, या फिर विटामिन के की कमी से होता है? तो हमें पता है कि जो हमारा नाविक रोग है, ये विटामिन
सी की कमी से होता है, इसे हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और इससे स्कर्वी रोग भी होता है। इसी स्कर्वी रोग को ही हम नाविक रोग के नाम से जानते हैं। तो नाविक रोग क्या होता है? ये आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। क्या? नाविक रोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछ रहा है शिशु स्कर्वी में कितने माह तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? आपको पता है ये जो स्कर्वी रोग है, इसमें आपने कितने स्कर्वी देखे थे? तो 3 स्कर्वी देखे थे। आपको बताना है जो आपने शिशु स्कर्वी देखा था, इसमें आपने कितने से कितने माह तक के बच्चों को शामिल किया था या कितने से कितने माह तक के बच्चों में ये देखने को आपको मिलता है। क्या 2 वर्ष के बच्चों में, 8 माह के बच्चों में, 12 माह के बच्चों में या फिर 5 वर्ष के बच्चों में? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम बात कर रहे हैं शिशु स्कर्वी की, तो ये 2 वर्ष के बच्चों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन डी का सक्रिय रूप है इनमें से, जैसे अभी आपने क्या देखा? स्कॉर्बिक एसिड। तो जैसे स्कॉर्बिक एसिड में यल और डी था, तो यल आपका एक्टिव था, उसी तरह से जो हमारा विटामिन डी होता है, ये भी कई प्रकार का होता है। हमने मुख्य रूप से 2 ही देखे थे। तो ये भी इसका कौन-सा रूप जो होता है वो सक्रिय होता है? क्या विटामिन D2, D3, D4, D5? तो हमने इसमें से क्या देखा था? विटामिन D3 जो था, यही आपका विटामिन डी का सक्रिय रूप था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। ये जो विटामिन D2 है, ये आपने पढ़ रखा है। विटामिन D2 और D3 के बारे में हमने पढ़ रखा था। बाकी और भी विटामिन डी के प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपके यही 2 थे, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको बताना है कि विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या ये एर्गोकैल्सिफेरॉल है? क्या ये एर्गोस्टेरॉल है? या दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन D2 के रासायनिक नाम की, तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम ये दोनों ही है। इसी को आप एर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और इसी को आप एर्गोस्टेरॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका थर्ड वाला उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर आपसे विटामिन D3 के रासायनिक नाम की चर्चा की गई है। आपको बताना है कि जो विटामिन D3 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्या ये कोलीकैल्सिफेरॉल है? क्या ये 7D कोलीकैल्सिफेरॉल है? दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसे आपने अभी D2 के 2 नाम देखे थे, वैसे ही D3 के भी 2 नाम हैं। कौन-कौन से? कोलीकैल्सिफेरॉल और दूसरा है आपका 7D हाइड्रोकोलीकैल्सिफेरॉल। ये दोनों ही आपके क्या होते हैं? ये दोनों ही आपके D3 के रासायनिक नाम होते हैं, या बोले तो जो विटामिन D3 है, इसके ये 2 नाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। बाल रिकेट्स किस उम्र के बच्चों में देखा जाता है? जो बाल रिकेट्स होता है, वो किस उम्र के बच्चों में देखा जाता है? जन्म से 2 माह, 6 से 12 माह, 12 से 18 माह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपका बाल रिकेट्स देखा जाता है, ये आपका देखा जाता है 6 से लेकर 12 माह तक के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो आपका रिकेट्स होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? एक तो आपका होता है स्कर्वी रिकेट्स, एक होता है बाल रिकेट्स और एक होता है गुर्दे का रिकेट्स। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। गुर्दे के रिकेट्स में गुर्दा फास्फोरस को छान नहीं पाता है। जब गुर्दे में कोई कमी आ जाएगी तो क्या होगा? गुर्दा काम नहीं करेगा ठीक से। तो जब गुर्दे में रिकेट्स हो जाता है तो गुर्दा आपका फास्फोरस को छान नहीं पाता है। इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या? क्या फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी? एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाएगी? दोनों या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो जब हमारा गुर्दा फास्फोरस को नहीं छान पाता है, तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही आपके शरीर में दोनों की ही मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्कर्वी रिकेट्स होता है। ये जो स्कर्वी रिकेट्स है ये क्यों होता है? क्या ये विटामिन सी की कमी से होता है? क्या ये विटामिन डी की कमी से होता है? क्या ये विटामिन सी और डी दोनों की कमी से होता है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है स्कर्वी रिकेट्स, यानी कि ये स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की, और रिकेट्स विटामिन डी की। तो जो स्कर्वी रिकेट्स है ये दोनों की कमी से होने वाला रोग है। अब यहाँ पर आपका विटामिन सी है, यहाँ पर विटामिन डी है, यहाँ पर विटामिन सी और विटामिन डी दोनों है, और ये आपका लास्ट में उपरोक्त सभी आंसर मतलब उपरोक्त सभी आपका दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएं, तो आपको चुनना क्या है? ये थर्ड वाला, जिसमें विटामिन सी व विटामिन डी दोनों की कमी है। उपरोक्त सभी कभी मत लगाइएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे जैसे आपसे पूछा जाता है कि जो गृह विज्ञान है क्या है? क्या ये कला है? एक ऑप्शन आपका हो गया कला है, दूसरा है विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन जो होगा कला और विज्ञान है, चौथा ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। तो हम लगाते क्या हैं? हम कभी भी उपरोक्त सभी नहीं लगाते हैं। हम लगाएंगे क्या? हम लगाएंगे विज्ञान और कला दोनों हैं। तो उसी तरह से आपको किसी एक को यहाँ पर नहीं सही करना है, ये यानी कि उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर आंसर ना होकर ये विटामिन सी व डी दोनों की कमी से होने वाला रोग है। क्या? स्कर्वी रिकेट्स। जैसे आपने देखा था जो मैरास्मस और आपका क्या था? क्वाशियोरकर। एक आपने देखा था क्वाशियोरकर मैरास्मस। तो जो मैरास्मस था उसमें आपने देखा था प्रोटीन ऊर्जा, जो आपका क्वाशियोरकर था प्रोटीन था, जो आपका ये क्वाशियोरकर और मैरास्मस था इसमें आपने दोनों के ही लक्षण देखे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विटामिन डी का संग्रह होता है, जो विटामिन डी होते हैं उनका संग्रह कहाँ पर होता है? एपिथेलियम ऊतक में, यकृत में, प्लीहा में, या फिर उपरोक्त सभी में? अगर हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के संग्रह की, तो ये सारे में संग्रह होते हैं, चाहे वो आपका एपिथेलियम हो, यकृत हो, प्लीहा हो, इन सभी में जाकर आपका विटामिन डी संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई बच्चा है और उस बच्चे में आपको विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे सनबाथ देंगे, उसे सरसों या जैतून के तेल से मालिश कर धूप में लिटा देंगे, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर कोई बच्चा विटामिन डी की कमी से पीड़ित है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसे सनबाथ भी देंगे और साथ ही साथ जैतून या फिर सरसों के तेल में मालिश करके उसे धूप में लिटा देंगे। आपको पता है कि जो विटामिन डी होता है ये हमारे शरीर में निर्मित होता है जब धूप पड़ती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो जो हमारे ऊतक होते हैं ऊतकों में ही ये क्या होता है? इनका विटामिन डी का निर्माण होता है। अगर कोई व्यक्ति है उसमें विटामिन डी की कमी पाई जा रही है, तो कारण क्या हो सकता है? कारण ये भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 34 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। ये किस भाषा का शब्द है? जो टोकोफेरॉल है वो किस भाषा का शब्द है? क्या वो लैटिन भाषा का शब्द है, मिस्र भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, या फिर ये जर्मन भाषा का शब्द है? हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? टोकोफेरॉल की। टोकोफेरॉल जो है हमारा वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
शरीर के वजन का 20% बढ़ जाना, मतलब जितना आपके शरीर का वजन होना चाहिए, अगर उससे आपके शरीर का वजन 20% और बढ़ जाता है तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये मोटापा कहलाएगा, अधिभार कहलाएगा, अल्प भार कहलाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का वजन जितना होना चाहिए उससे 20% अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति को अधिभार के नाम से जाना जाता है। हालाँकि हम आम तौर पर ओबेसिटी और ओवरवेट को एक ही कहते हैं, यानी कि मोटापा और अधिभार को हम एक ही कहते हैं, लेकिन ये दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। जैसे जब आपके शरीर का वज़न जितना होना चाहिए उससे 20% बढ़ जाता है, तो उसे आप अधिभार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर का वज़न 30 से 80% बढ़ जाता है तो व्यक्ति होता है अधिभार से ग्रसित, मोटापे से ग्रसित, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी-अभी हमने आपको बताया कि आम तौर पर हम क्या कहते हैं? आम तौर पर हम यही कहते हैं ना कि अधिभार और मोटापा एक ही है, यानी कि ओबेसिटी और ओवरवेट एक ही है, लेकिन नहीं, अभी आपने देखा अगर आपके वज़न से, यानी कि जितना आपका वज़न होना चाहिए, उससे 20% अधिक है, तो आप अधिभार से ग्रसित होते हैं। लेकिन अगर यही वज़न आपका 30 से लेकर 80% बढ़ जाता है, तो आप ऐसे में मोटापे से ग्रसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी व्यक्ति का जो बीएमआई है वो 18.5 से कम है, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, अगर ये बीएमआई किसी व्यक्ति का 18.5 से कम है तो वह व्यक्ति है क्या है? क्या वो अंडरवेट है, क्या वो ओवरवेट है, क्या वो ओबेसिटी है या फिर इनमें से कोई नहीं? हमने आपको ये जो ओवरवेट, बीएमआई, अंडरवेट, ये सारी चीज़ें हमने अपनी क्लास में डिस्कस की थी। तो वहाँ पर हमने ये देखा था एक चार्ट, एक तालिका हमने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की बीएमआई कितना होना चाहिए तब हम उसको ओवरवेट, अंडरवेट, ओबेसिटी, ये ओवरसिटी या ओवर वेट या फिर अंडरवेट, ओबेसिटी किस नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं? तो एक चार्ट आपने वहाँ पर देखा था। उसी चार्ट में आपने देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की जो बीएमआई है वो 18.5 से कम है तो वो व्यक्ति अंडरवेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तब वो व्यक्ति अंडरवेट कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। जिस आहार में सिर्फ वनस्पति भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है वह कहलाता है, यानी कि ऐसा आहार जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी कि जो हमारे वानस्पतिक भोज्य पदार्थ हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं कह सकते हैं, जो हमारे सिर्फ वानस्पतिक यानी कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप ग्लूटेन मुक्त आहार कहेंगे, उन्हें आप वेगन डाइट कहेंगे, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो ये ग्लूटेन मुक्त आहार किसे दिया जाता है? जो सीलियक रोग से पीड़ित या ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उनको हम ग्लूटेन मुक्त आहार देते हैं और ये ग्लूटेन आपका पाया कहाँ जाता है? तो ये आपका पाया जाता है गेहूँ में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति को आप सिर्फ और सिर्फ वानस्पतिक भोज्य पदार्थ दे रहे हैं, आप उसे डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा वेगन डाइट। उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम वेगन डाइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हीमोग्लोबिन कम होने पर या फिर एनीमिया के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन काफ़ी गिर गया है, तो आप क्या हो जाएँगे? आपको पता है कि अगर 8 के नीचे हमारा हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो हम एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम हो गया है या फिर वो व्यक्ति एनीमिया रोग से ग्रसित हो चुका है, तो उसे किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए? क्या उसे हम कैल्शियम रिच डाइट देंगे? क्या उसे हम आयरन रिच डाइट देंगे? दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो आपको पता है कि जो एनीमिया हो रहा है वो आयरन की कमी से हो रहा है। हीमोग्लोबिन भी आपका गिर रहा है, उसे आपको आयरन आयरन से ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो व्यक्ति हीमोग्लोबिन की कमी से पीड़ित है या फिर उसे एनीमिया हुआ है, एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो उसके आहार में हमें आयरन रिच डाइट का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हमें उसके आहार में आयरन रिच डाइट उसको देनी चाहिए। ये आप डाइट के प्रकार पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के ये जो डाइट होते हैं वो दिए जाते हैं डिफरेंट टाइप के रोगियों को। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। सूअर का मांस जिसे धुएं नमक से उपचारित करके पतले टुकड़ों में बनाया जाता है कहलाता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो सूअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बताया था जब क्लास आपकी ली थी, तो वहाँ पर आपको नोट बनवा के लिखवाया था कि जो सूअर का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, गाय के मांस को क्या कहते हैं, ठीक? तो ज़रा एक बार आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि जो सूअर का मांस होता है उसे हम क्या कहते हैं, और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और जो हमने प्रैक्टिस किया था, जैसे हम जो संडे को प्रैक्टिस कर रहे थे, मंडे टू सैटरडे जो पढ़ते थे, संडे को प्रैक्टिस करते थे, उस प्रैक्टिस में भी हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि सूअर के मांस को आप क्या कहते हैं। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। बढ़ते हैं हम आज के अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो कि आपसे पूछ रहा है, सूअर का मांस जिसे धुएं नमक से उपचारित करके पतले टुकड़े में बनाया जाता है कहलाता है क्या? क्या वो बेकन कहलाता है? क्या वो सॉसेज कहलाता है? क्या वो हैम कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बड़ा ही सिंपल सा इसका उत्तर है कि जो सूअर का मांस होता है जिसे धुएँ और नमक से हम उपचारित करके पतले-पतले टुकड़ों में काटते हैं, वो आपका कहलाता है बेकन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेकन कहलाता है। ठीक? तो ये थे आपके आज के 40 क्वेश्चन। ईमानदारी से आप मुझे ये बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आज आपके बिल्कुल नए क्वेश्चन मिले होंगे आपको। हालाँकि मैंने कोशिश की है कि मैं पुराने क्वेश्चन ना करवाऊँ आपको। हो सकता है बनाया ही है तो 1-2 क्वेश्चन पहले भी बना लिया होगा, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया कि मैंने क्या बनाया था, क्या नहीं। तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यानी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक? और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्लीज़ उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे पेन और नोटबुक लेकर बैठा कीजिए बगल में, उसे नोट डाउन करते हुए चला कीजिए, और लास्ट में जाकर आप देख लिया करें कि आपने मतलब ये आपको क्यों नहीं आया, क्या टॉपिक छूट गया जो आपको आया नहीं, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। कमेंट करने से आपके मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है, ठीक? तो अगर आपको लगे कि हाँ, हमें इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, हमारे लिए थोड़ी मेहनत करते हैं, तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और कल मैंने आपसे पूछा था कि एक बार मुझे बताइएगा कि आपके बीपीएससी का पेपर कैसा हुआ? किसी ने भी नहीं बताया। क्या इस यहाँ से कोई नहीं गया था, कोई ऐसा नहीं था जिसने पेपर दिया हो, या फिर ऐसा था कि जो हमने पढ़ा था वहाँ से आया नहीं था? अगर ऐसा है तो भी बताइए, अगर मिला था कुछ, आपको समझ में आई थी चीज़ें तो उसको भी बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।